बिल ऑफ राइट्स 1791। बिल ऑफ राइट्स 1791 मैंने कल बताया था, फंडामेंटल राइट्स शैल बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तय हो गया था। 11 जुलाई किस चीज की डेट मैंने आपको बताई है बच्चे? मैंने 4 जुलाई डेट बताई थी 1776। खैर, बिल ऑफ राइट्स 1791, first 10 constitutional amendments were brought in a day in America. They are known as Bill of Rights. James Madison was the person who drafted them. ठीक, one by one उसको डिस्कस कर लेते हैं। The first amendment was freedom of religion, conscience, assembly, press and petition। पहली अमेंडमेंट में ये 1, 2, 3, 4, 5 राइट्स अमेरिकी अवाम को दिए गए। आप जो मजहब रखना चाहें, आपको आजादी है, रियासत का उससे कोई लेन देन नहीं। आप अपने जमीर के मुताबिक, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, आप जो सियासी सोच रखना चाहें उसकी आपको आजादी है। आप जहां पीसफुली असेंबल होना चाहें, इकट्ठे होना चाहें, उसकी आपको आजादी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस है, अखबारें आजाद हैं, जर्नलिज्म आजाद है। अगर वो सच बात लिख रहे हैं तो उनको लिखने से कोई नहीं रोक सकता। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा एक बुनियादी प्रिंसिपल है। हाँ, अगर वो झूठ लिखेंगे तो उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट स्लैंडर लॉज हैं, डेफेमेशन लॉज हैं। और अगर ये हकूक आपको ना कोई दे या ना मिल रहे हों तो आप अदालत से पिटिशन के जरिए भी ये हकूक ले सकते हैं। तो अदालत जाना और पिटिशन करना वो भी आपका बुनियादी हक है। अदालत जाना और पिटिशन करना वो भी आपका बुनियादी हक है। ठीक है जी। अमेंडमेंट नंबर 2, राइट टू ओन एंड बियर आर्म्स। आपको इख्तियार है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब है आप सियासी सोच कोई भी रख सकते हैं। आप अमेरिका में रहते हुए अपने जमीर के मुताबिक अपनी थिंकिंग रख सकते हैं। आप किसी को, आप समझते हैं कि मुझे एथीज्म के मुताबिक रहना है, अमेरिका आपको नहीं रोकेगा। अगर आपको लगता है कि मैं सोशलिज्म से ज्यादा इम्प्रेस्ड हूं, आपको हक है कि आप सोशलिज्म को एज ए वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करना चाहते हैं या दूसरों को कन्विंस करना चाहते हैं, तो आप कन्विंस कीजिए। लोग अगर आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का ये मतलब होता है। ठीक, जैसे मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों को उनकी जमीर की आवाज फॉलो करने पर जेल में डाला जाता है, ऐसे लोगों को जमीर के कैदी कहते हैं, प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस। ऐसे लोग जिनको एक मुख्तलिफ सोच होने की बुनियाद पर आप जेलों में डाल देते हैं। तो अमेरिका में इस बुनियाद पर किसी को जेल में नहीं डाला जाएगा। वेपन्स रखने की इजाजत है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये बुनियादी हक देता है कि आप हथियार परमिट के जरिए रख सकते हैं। इसकी हिस्ट्री है, क्योंकि अमेरिकन फ्रीडम वॉर आम शहरियों ने अपने वेपन्स के साथ लड़ी थी। आम शहरियों ने अपने वेपन्स के साथ लड़ी थी। और जंग खत्म होने के बाद भी आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अमेरिका के पास कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्मी या नेवी नहीं थी। सो इट वाज थॉट एडवाइजेबल कि लोगों को वेपन्स रखने दिए जाएं, ताकि अगर दोबारा कोई हमला आवर हो तो यही शहरी उन वेपन्स के जरिए मदद को आए और अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ें। और ऑब्वियसली और रीजंस भी थे। रेड इंडियंस के साथ एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसलिए सेल्फ डिफेंस के लिए भी वेपन्स रखने जरूरी थे।
अमेरिका वॉज अ रूरल रिपब्लिक, फार्म लैंड्स होती थी, दूर दूर लोग रहते थे, इसलिए भी वेपन रखने जरूरी थे, जंगली जानवरों से बचने के लिए या चोर डाकुओं से बचने के लिए, इसलिए वेपन्स अलाउ किए गए और ग्रेजुअली ये अमेरिकन लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए। नंबर 3, नो क्वार्टरिंग ऑफ सोल्जर्स इन पीस टाइम। जमाना अमन में हम अलाउ नहीं करेंगे कि फौजी और घोड़े आम लोगों के घरों पर बांधे जाएं और उन्हें हवाले किया जाए आम लोगों के, और आम लोग उन्हें पालें। जो ब्रिटिश प्रैक्टिस थी और जो पीछे क्वार्टरिंग एक्ट भी आपने पढ़ा, उसको बैन कर दिया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये अमेंडमेंट हाउएवर अब रिडंडेंट हो गई है, क्योंकि अब प्रोफेशनल पेड आर्मी अमेरिका कंटेन करता है और घोड़ों शोड़ों का जमाना नहीं रहा, तो इसलिए ये अमेंडमेंट अब एज सच मैटर नहीं करती। उसके बाद है जी फ्रीडम फ्रॉम सर्च एंड सीजर। फ्रीडम फ्रॉम, बेटे अली रजा, यहां एक खातून ने मुझसे सवाल पूछा था क्वार्टरिंग एक्ट पर, और मैंने उनके जवाब में उन्हें क्वार्टरिंग एक्ट का बताया था, इसलिए मैंने कहा कि मैंने आपसे ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर की हुई है, और अगर नहीं भी की हुई तो अब मैंने बता दिया है कि व्हाट इज इट अबाउट। आप शायद उस क्लास में होंगे नहीं, आप आगे पीछे होंगे। फ्रीडम फ्रॉम सर्च एंड सीजर, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम सर्च एंड सीजर। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन विदाउट एनी सर्च वारंट किसी शख्स का घर तलाशी नहीं ले सकते, किसी शख्स का ब्रीफ केस नहीं खोल सकते, गाड़ी तलाशी नहीं ले सकते। सर्च एंड सीजर से आजादी है। हाउएवर, इफ यू सस्पेक्ट ए क्राइम, you give judge a probable cause, a reasonable evidence, then judge will provide you with the warrant, only then you will go and you will search that place. Apart from that आपको इजाजत नहीं है। और अगर आप वारंट के बगैर जगह की तलाशी लेते हैं और वहां से आला कत्ल भी बरामद अगर कर लेते हैं, तो उस बुनियाद पर मुल्जिम को सजा नहीं हो सकती, बिकॉज द एविडेंस इज कलेक्टेड इलीगली। तो इलीगली कलेक्ट किया हुआ एविडेंस परमिसिबल नहीं है इन अमेरिकन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है जी। तो ये सर्च एंड सीजर से आजादी है। बिलावजह अमेरिका की अदालतें किसी की प्रॉपर्टी को जब्त नहीं करेंगी, किसी के कागजात डॉक्यूमेंट्स जब्त नहीं होंगे, किसी के घर की तलाशी नहीं होगी। इनवायलेबिलिटी ऑफ पर्सन, बंदे की इनवायलेबिलिटी, एंड इनवायलेबिलिटी ऑफ द होम, चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज जिसे हम कहते हैं, वो ये 4th अमेंडमेंट देती है, ठीक। 5th अमेंडमेंट है डबल जेपर्डी एंड नो सेल्फ incrimination. Double jeopardy and no self incrimination. Double jeopardy का मतलब ये है that a person shall not be disturbed twice for the same cause of action. एक ही जुर्म के लिए अगर एक मजाज अदालत ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस शख्स को रिहा कर दिया है, एक्विट कर दिया है, या उस शख्स को सजा एक दफा दे दी है और उसने अपनी वो सजा भुगत ली है, तो दोबारा उस शख्स को उसी जुर्म में बुलाया नहीं जा सकता। डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल इसको कहते हैं। ये दुनिया के सारे मुहज्जब कॉन्स्टिट्यूशंस में मौजूद है।
पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 13 डबल जेपर्डी की बात करता है। लैटिन मैक्सिम है नेमो डेबिट बिस विक्सारी प्रो इडम कॉजा, नो वन शैल बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो उसके ऊपर ये प्रिंसिपल बेस करता है। दूसरा राइट जो 5वीं तरमीम में दिया गया है वो है फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है? नो वन शैल बी फोर्स्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। नो वन शैल बी फोर्स्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी शख्स को आप मजबूर नहीं करेंगे तशद्दुद करके, ब्लैकमेल करके, 3rd डिग्री टॉर्चर, किसी भी जरिए से, कि वो अपने जुर्म का इकबाल कर ले, कन्फेशन दे दे। फोर्स्ड कन्फेशंस नहीं होंगी, तशद्दुद नहीं किया जाएगा। द प्रोसिक्यूशन शैल हैव टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स। डिफेंस पर यह बर्डन नहीं होगा। मुल्जिम अपने वकील की गैर मौजूदगी में इंटेरोगेट भी नहीं हो सकता अगर वो खुद नहीं चाहता तो। ठीक है, तो ये है फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मैंने कई दफा कहा, आपने मूवीज में, इंग्लिश शोज में सुना होगा, क्रिमिनल्स को कहते आई इनवोक द फिफ्थ एंड आई इनवोक द फिफ्थ। वो बेसिकली यही कह रहे होते हैं कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं 5th अमेंडमेंट की प्रोटेक्शन क्लेम करता हूं, आप या मेरे वकील को बुलाइए या खुद कोई एविडेंस है तो लेकर आइए। ठीक है जी, ये है जी। स्टेटमेंट इन पुलिस कस्टडी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ये पाकिस्तान में भी वैसे ऐसे ही है। कन्फेशन बिफोर द पुलिस इज नॉट एन एडमिसिबल एविडेंस, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ 3rd डिग्री या टॉर्चर एक नॉर्म है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में 3rd डिग्री नॉर्म नहीं है। ठीक है जी। 5 ये अमेंडमेंट्स हैं। 6ठी अमेंडमेंट है स्पीडी ट्रायल्स। अमरीकी अवाम को यह हक हासिल है, अमरीकी अवाम को यह हक हासिल है कि उनके मुकदमात के फैसले जल्दी किए जाएं। उनके मुकदमात के फैसले जल्दी किए जाएं, एज अर्ली एज पॉसिबल। टाइम फ्रेम स्पेसिफाई नहीं किया गया, वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर डाल दिया गया है कि खुद आप डिटरमिन करें कि रीजनेबल टाइम क्या होगा। लेकिन स्पीडी ट्रायल्स होंगे, एज अर्ली एज पॉसिबल फैसले किए जाएंगे। जस्टिस डिले नहीं किया जाएगा, बिकॉज जस्टिस डिनाई करने के बराबर है। ठीक है जी। उसके बाद है 7th अमेंडमेंट, राइट ऑफ ज्यूरी इन सिविल केसेस वेयर सब्जेक्ट मैटर इज $20 और मोर। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है जी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन पर नोट आ सकता है, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स के ऊपर नोट आ सकता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जहां पर इशू क्रिमिनल केसेस में तो ज्यूरी होगी हमेशा। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में तो ज्यूरी एग्जिस्ट करेगी हमेशा। ज्यूरी का कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे। सिविल केसेस चूंकि लेन देन के मामलात होते हैं, ऑर्डिनरी मैटर्स होते हैं, वहां और सजा नहीं होती है, एंड दीज आर नॉट, सिविल केसेस आर नॉट क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, इसलिए वहां ज्यूरी जरूरी नहीं समझी जाती।
हाउएवर अगर मामला $20 या उससे ज्यादा का है, क्योंकि आइन 1787 में बना है तो उस वक्त $20 काफी पैसे थे, तो अगर मामला $20 या उससे ज्यादा का है तो वहां ज्यूरी का राइट क्लेम किया जा सकता है। आप अगर चाहें तो ज्यूरी को भी अपनी बात सुना सकते हैं। आप अगर चाहें तो ज्यूरी को भी अपनी बात सुना सकते हैं। नंबर 8, अमेंडमेंट नंबर 8 कहती है नो एक्सेसिव बेल्स, नो क्रूअल पनिशमेंट्स। ये दो राइट्स 8वीं तरमीम दे रही है। नो एक्सेसिव बेल्स, नो क्रूअल पनिशमेंट्स। नो एक्सेसिव बेल्स का क्या मतलब है? आप लोगों को जमानत का कॉन्सेप्ट तो पता है ना। जमानत इज नॉट रिलीज। जमानत का मतलब है हैंडिंग ओवर द कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड, handing over the custody of the accused from police to an individual who in return promises to present him whenever the court requires, and as a guarantee वो अपनी प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज वो है वो रखवाता है आपके पास। हमारे यहां इंग्लैंड में, कॉमन लॉ कंट्रीज में ऐसे होता है। शख्सी जमानत पर एक जमाने में लोगों को छोड़ दिया जाता था जब वकला कम होते थे और इज्जत होती थी वकला की। अब शख्सी जमानत में नहीं छोड़ा जाता। अब आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं। बेल का मतलब ये है, मैं दोबारा बता देता हूं, जब किसी मुल्जिम को पुलिस पकड़ती है तो अब उसका ट्रायल तो हो सकता है 2 साल चले और 2 साल के बाद हो सकता है वो इनोसेंट डिक्लेयर हो जाए। तो देयर इज नो लॉजिक कि उसको 2 साल जेल में रखा जाए, उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। और यह भी लॉजिक नहीं है कि उसको बिल्कुल आजाद छोड़ दिया जाए, तो उसको बेल पर रिहा किया जाता है। कोई शख्स उसकी गारंटी लेता है कि आप इसको मेरे हवाले कर दें, ये आजाद फिरे, जब जरूरत पड़ेगी अदालत को, जब इसकी पेशी होगी, तारीख होगी, मैं इसको ले आऊंगा। और इस बात की गारंटी ये है कि आप बदले में मेरी गाड़ी के कागजात रख लीजिए, या मेरे मकान के या मेरी जमीन के कागजात रख लीजिए, जिसे आप मुचलके कहते हैं या बेल बॉन्ड्स कहते हैं पाकिस्तान में। ठीक, तो कॉमन लॉ कंट्रीज में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, इंडिया में ये सिस्टम चलता है। अमेरिका में हाउएवर ये सिस्टम नहीं चलता। अमेरिका में अगर कोर्ट कहती है कि आप $1000 पे मैं इसकी बेल लेता हूं, तो आपको $1000 जमा कराने पड़ेंगे अदालत में, देने पड़ेंगे कैश या कार्ड। ये अमेरिकन लॉ कहता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप एक्सेसिव अमाउंट्स की बेल नहीं मांगेंगे। एक शख्स ने अगर $2 की मुर्गी चोरी की है तो उसको रिहाई के एवज $2000 की बेल नहीं मांगेंगे आप उससे। $2000 उसके पास होते तो शायद वो मुर्गी चोरी ही ना करता। ठीक है, तो बेल अमाउंट कमेंसुरेट करेगा विद द क्राइम एंड द पेइंग कैपेसिटी। बेल अमाउंट कमेंसुरेट करेगा विद द क्राइम एंड द पेइंग कैपेसिटी। ठीक है, दूसरी चीज है नो क्रूअल पनिशमेंट्स। कोई जिस्मानी सजाएं नहीं दी जाएंगी, जिस्मानी तशद्दुद की सजाएं नहीं दी जाएंगी। जो उस जमाने में दस्तूर था, स्किनिंग करते थे लोगों की, लिंचिंग करते थे, गिलोटाइनिंग करते थे, हैंगिंग करते थे, ये सारी सजाएं जालिमाना सजाएं डिक्लेयर हुई और कहा गया कि जालिमाना सजाएं अमेरिका में नहीं दी जा सकेंगी। अमेरिका इज अ कैपिटल पनिशमेंट कंट्री, तो ये फांसी पर चढ़ाना और फिर इलेक्ट्रिक चेयर भी बाद में साबित हुआ कि इससे भी जिस्मानी पेन होती है। तो इसलिए अब लीथल इंजेक्शन के जरिए अमेरिका में कैपिटल पनिशमेंट इंड्यूस की जाती है। लीथल इंजेक्शन के जरिए कैपिटल पनिशमेंट इंड्यूस की जाती है। ठीक है, तो नो एक्सेसिव बेल्स एंड नो क्रूअल पनिशमेंट्स।
no excessive bails, and no cruel punishments. Ninth, powers not clearly given to center belong to states. वो तमाम इख्तियारात जो आइन क्लैरिटी के साथ फेडरल गवर्नमेंट को नहीं देता, वो तमाम इख्तियारात जो आइन क्लैरिटी के साथ फेडरल गवर्नमेंट को नहीं देता, वो सारे इख्तियारात सूबों के होंगे, रियासतों के होंगे. ऑल रेजिड्यूरी पावर्स shall belong to states. ठीक है जी. सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट नाम की चीजें एग्जिस्ट नहीं करती. आखिरी अमेंडमेंट है इसमें, राइट्स not given in this constitution belong to people of USA. ठीक है जी. आप पूछ रहे हैं या क्लियर हो गया है? व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट इज दिस? मतलब आप क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ओके. सो लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो हकूक हम नहीं लिख पाए इन 10 अमेंडमेंट्स में, वो जो हकूक हम नहीं लिख पाए इन 10 अमेंडमेंट्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हकूक अमरीकी अवाम को हासिल नहीं है. इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. ये जो लिस्ट है 10 अमेंडमेंट्स की, ये हकूक की एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. मिसाल के तौर पे एग्जांपल आपको देता हूं. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ कल्चर नहीं है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू बिजनेस एंड फैमिली लाइफ नहीं है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें हैं. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू बी पार्ट ऑफ एंड मेक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. क्या बात लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अमेरिका में आपको राइट टू बिजनेस नहीं होगा क्योंकि आइन में नहीं लिखा हुआ, राइट टू फैमिली नहीं होगा क्योंकि आइन में नहीं लिखा हुआ, या राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगा क्योंकि आइन में नहीं लिखा हुआ. ऐसा नहीं है. उस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है ये 10वीं तरमीम. वो कह रही है वो हकूक भी अवाम के हैं जो हमने यहां नहीं लिखे. वो हकूक भी अवाम के हैं जो हमने यहां नहीं लिखे. अगर कोई मैटर कोर्ट के सामने इस तरह का आता है तो कोर्ट उसको अवाम का हक समझेगी. रियासत अगर उसके खिलाफ जाती है तो रियासत साबित करेगी कि ऐसा नहीं है, अदरवाइज. ठीक है. सो राइट्स नॉट रिटन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो राइट्स ऑफ द पीपल अनलेस प्रूवन अदरवाइज. ठीक है. अगर कोई शख्स ये अस्यूम कर ले कि आई हैव राइट टू किल पीपल, तो ऑब्वियसली वो राइट टू किल पीपल उसके पास नहीं होगा बिकॉज इट इज प्रूवन अदरवाइज. ठीक है. तो ये एक होलसम बिल ऑफ राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अपने शहरियों को देता है, और ये 10 अमेंडमेंट्स पहले एक ही दिन में लाई गई थी. ठीक है. इसलिए सेटिस्फाइड नहीं थे कि उनके साथ ये वादा किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स हम आइन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन बाद में बनाए नहीं गए थे. तो दे काइंड ऑफ प्रोटेस्टेड अबाउट इट एंड फाइनली इनको बिल ऑफ राइट्स को आइन का हिस्सा बनाया गया तो दे एग्रीड. नहीं, इट्स नॉट वेग. ठीक है. 8th अमेंडमेंट रिदा खुर्शीद, इट्स अ सिंपल अमेंडमेंट जो 2 बातें कह रही है. 8th अमेंडमेंट कह रही है आप बेल अमाउंट ज्यादा नहीं रखेंगे. जब लोगों को रिहा करेंगे तो बेल अमाउंट उनकी पहुंच से बाहर नहीं रखेंगे. दूसरी चीज 8th अमेंडमेंट कह रही है जिस्मानी जालिमाना सजाएं नहीं देंगे. अवाम का हक है
कि उनको जिस्मानी जालिमाना सजाएं ना दी जाएं, ठीक है, इनवायलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन। लास्ट अमेंडमेंट बिल्कुल भी वेग नहीं है। लास्ट अमेंडमेंट बेसिकली क्लैरिटी दे रही है, अवाम को ये रीएश्योरेंस दे रही है कि सिर्फ यही 15 हकूक आपके हकूक नहीं है, 17 हकूक जो हमने यहां लिख दिए, इसके अलावा भी सब कुछ आपका है, इसके अलावा भी सब कुछ आपका है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। अगर अदालत किसी चीज को कह देती है कि ये आपका हक नहीं है तो फिर नहीं है, अदरवाइज सब कुछ आपका हक है, आप एक आजाद मुल्क के शहरी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एम्बिगुअस नहीं है, ये रीएश्योरिंग है। दो तरह की डेफिनेशंस होती ना, हम एक इंक्लूसिव डेफिनेशन रखते हैं, ये क्लॉज जो है, ये क्लॉज इनेबलिंग क्लॉज है, ये क्लॉज एग्जॉस्टिव क्लॉज नहीं है, इनेबलिंग क्लॉज है। एग्जॉस्टिव क्लॉज का मतलब होता है कि जो कुछ हमने यहां लिख दिया वही है, इसके बाहर जो कुछ होगा वो राइट्स नहीं होंगे। इनेबलिंग क्लॉज का मतलब यह है कि जो कुछ हम लिख सकते थे वो हमने लिख भी दिया है, इसके अलावा भी जो कुछ है वो आपका राइट है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है जी। राइट टू लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है मोहम्मद अहमद, इसलिए नहीं है, और ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, क्योंकि वो डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में दे दिया गया। डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 3 बुनियादी हकूक आपको देता है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस, जिंदा रहने का हक हर शख्स का हक है। ये तो वो शराइत है ना जिस पर लोग और रियासतें इकट्ठी हुई हैं। तो डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, तो उसमें उन्होंने कहा जिंदा रहने का हक, आजादी, लिबर्टी, अपनी सिविल लिबर्टीज हर शख्स का हक, और परसूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की जुस्तजू करना हर शख्स का हक, ठीक है। It applies to all institutions without any exception. It applies to all institutions without any exception. Even FBI has to go for a warrant if they want to search an area. ठीक है, उन्हें भी वारंट की जरूरत है, कोई एक्सेप्शंस नहीं है। जो एजेंसीज करती हैं वायलेट, इसको वो कभी एडमिट नहीं करती कि हम वहां गए थे या हमने वो ढूंढा है या हमें ये पता इस तरह से चला है, ठीक है, कोई एक्सेप्शंस नहीं है इसकी जी। यहां तक कोई और सवाल है तो बताइए, एनीथिंग एट ऑल। तो अमेरिका में ऑब्वियसली एजेंसीज ओवर रीच करती हैं अपनी जुरिस्डिक्शन को, लेकिन अमेरिका की खूबी यह है कि एक स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है हर एजेंसी के ऊपर, एक जुडिशियल ओवरसाइट है हर एजेंसी के ऊपर। तो कोई भी एजेंसी इस तरह शुतर बेमुहार नहीं है, अंडर द रडार रहें तो रहें जितनी दफा मर्जी, लेकिन जैसे ही रडार पे आएंगे तो फिर बचत नहीं है उनकी, ठीक। यस, अबू गुरैब एंड ग्वांतानामो बे इसीलिए अमेरिकन सॉइल से बाहर बनाई गई हैं, क्योंकि वहां अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई नहीं होता। डबल जेपर्डी बड़ा सिंपल है यार, एक जुर्म की 2 दफा सजा नहीं मिलेगी। सिंपलेस्ट मीनिंग ये है, एक जुर्म की 2 दफा सजा नहीं मिलेगी। डबल जेपर्डी का ये मतलब है कि अगर आपको एक दफा मुर्गी चोरी पर जेल हो चुकी है तो अब आपको दोबारा बुलाकर एसएचओ ये नहीं कह सकता कि मुर्गी के साथ 2 अंडे भी थे, वो हमें तब याद नहीं आया, अब हमें याद आया तो अब उन 2 अंडों की सजा तुम काटो। ऐसा नहीं होगा। तो एक जुर्म की कंक्लूसिव जब आपने सजा काट ली तो आप हमेशा के लिए उससे बरी जिम्मा हो गए। हाउएवर, इसका यह मतलब नहीं है कि अब वो दूसरी दफा जब मुर्गी चोरी करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी। अगर वो दूसरी दफा मुर्गी चोरी करेगा तो उसको उस दूसरी मुर्गी के लिए सजा जरूर मिलेगी, पहली मुर्गी के लिए सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। ये है इसका सिंपल डिफरेंस बिटवीन 9th एंड बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 9th इज सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन, 9th अमेंडमेंट इज सब्जेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन। लाइक उन्होंने कहा कि हमने डिफेंस दिया है वफाक को, डिफेंस पर लेजिस्लेशन सिर्फ वफाक कर सकता।
हमने फॉरेन पॉलिसी दी है वफाक को, हमने ट्रेजरी दे दी है वफाक को, इन पर लेजिस्लेशन सिर्फ वफाक करेगा। नाउ इसके अलावा बाकी पावर्स किसकी हैं ये आइन में नहीं लिखा हुआ। मिसाल आपको दे रहा हूं, इसके अलावा बाकी पावर्स किसकी हैं, लोकल गवर्नमेंट किसकी पावर है, डेवलपमेंट किसकी पावर है। वफाक इज फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, वफाक इज फेडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो किसकी है वो आइन में नहीं लिखा हुआ। तो 9th अमेंडमेंट सिंपली स्टेट्स powers not clearly given to federal government, central government, belong to states। इतनी बात समझ आ गई, इसको अब साइड पे कर दें। 10वीं अमेंडमेंट कह रही है कि ये जो हकूक हमने लिखे हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, पिटिशन, प्रेस, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सर्च एंड सीजर, ये जो राइट्स हमने लिखे हैं जितने हमें याद आ सके हमने लिख दिए। However, जो हम नहीं भी लिख पाए वो भी आपके हकूक हैं, जो हम नहीं भी लिख पाए वो भी आपके हकूक हैं। जैसे मैंने राइट टू फैमिली, राइट टू बिजनेस, राइट टू पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जांपल दी, वो भी आपके हकूक हैं। तो आपने फिक्र नहीं करनी अनलेस कि आप कोई रेड लाइन क्रॉस करें और अदालत आपकी किसी चीज को कह दे कि वो आपका हक नहीं है। सिंपल। तो 9वीं और 10वीं में कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों बड़ी क्लियर हैं, अलग अलग। यस ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ पिटिशन जो है वो है ही इस तरह, एवरी यूएस सिटीजन कैन गो अगेंस्ट हिज ओन स्टेट एंड गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज राइट्स। अगर देखो ये याद रखो, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ना वो आपको अवेलेबल ही अगेंस्ट द स्टेट हैं। मैं और आप एक दूसरे के राइट्स जब वायलेट करेंगे तो उसको स्टेट प्रोटेक्ट करने आएगी। स्टेट जब हमारे राइट्स को वायलेट करेगी तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करने आएगा और उसके लिए हम जुडिशरी में जाएंगे। तो ऑब्वियसली आप उसके लिए अदालत में जा सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट, कोई उसमें मसला नहीं। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम यहां से आगे चलते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू दिस तो वो पूछिए, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ओके जी, इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस तो हम यहां से अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन 17 मैंने पहली क्लास में नेचर ऑफ क्वेश्चंस आपको बता दी थी। मैंने आपसे कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में से आपसे एग्जामिनर प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिस्टम, प्रेसिडेंट की पावर्स एंड फंक्शंस पूछ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस पूछ सकता है, और बिल ऑफ राइट्स के ऊपर नोट आ सकता है। इस पर क्वेश्चन नहीं आता पूरा। यही पूछे गए हैं पिछले 20 सालों में तो आइन के ऊपर, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा गया। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं जी जॉर्ज वॉशिंगटन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, the first question is the first president is George Washington. George Washington did not get the country as we know it today. जिस अमेरिका को आज हम जानते हैं as a powerful, strong, super power kind of a country, अमेरिका
ये वाला जॉर्ज वॉशिंगटन को नहीं मिला था। जॉर्ज वॉशिंगटन इनहेरिटेड ए रादर वीक, nascent, economically challenged state, and he converted it into a relatively better country. ठीक है, he converted it into a relatively better country. तो क्या प्रॉब्लम्स थे जिन्हें उन्हें फेस करना पड़ा? एक तो इकोनॉमिक चैलेंज था, अमेरिका की इकोनॉमी खराब थी। एक तो ऑब्वियसली एक लॉन्ग वॉर बड़ा मसला था। दूसरा, स्टेट के डेट्स जो स्टेट्स ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले रखे थे पहले, और अब इकट्ठा मुल्क होने की वजह से वो सबके ऊपर बर्डन के तौर पर आ गए थे। तो वो इकोनॉमिक चैलेंज था। $54 मिलियन स्टेट डेट था। अमेरिका हैड वेरी लिटिल आर्मी, क्योंकि जंगे आजादी के बाद ज्यादातर आर्मी जो वो सिटीजन्स आर्मी थी वो वापस अपनी अपनी स्टेट्स में जाकर स्टेट मिलिशिया का हिस्सा बन गए। एक तो कन्वीनियंस ऑफ पोस्टिंग एट होम स्टेट, दूसरा एफिलिएशन विद दैट स्टेट वाज आल्सो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर, तो वो उन्होंने वहां जाना मुनासिब समझा। तो एक यूनाइटेड आर्मी या फेडरल आर्मी एज सच एग्जिस्ट नहीं करती थी। अमेरिका लिटरली हैड नो नेवी। अमेरिका के पास जीरो नेवी थी, जीरो नेवी, विच मीन्स इन दैट एरा, इन अ कॉलोनियल एरा जहां सीज और नेवी मेन फोर्स थी कॉन्करिंग की और कॉलोनाइजेशन की, उस जमाने में हैविंग नो नेवी मेंट हैविंग नो डिफेंस। अमेरिका के पास नेवी नहीं थी, सो हैविंग नो नेवी मेंट हैविंग नो डिफेंस। देन कम्स प्रैक्टिस ऑफ impressments, practice of impressments। ये भी एक एम्बैरेसिंग चीज थी अमेरिकन के लिए। इंप्रेसमेंट्स क्या है? प्रैक्टिस ऑफ इंप्रेसमेंट्स, रॉयल ब्रिटिश नेवी यूज्ड टू स्टॉप यूएस commercial ships, search them and force the crew members to work on British ships। Practice of impressment simply put ये थी कि अमेरिका के पास चूंकि नेवी नहीं है, तो उनके जो कमर्शियल शिप्स जाते थे तिजारत की गर्ज से बाहर, उन्हें अमेरिकन टेरिटोरियल वाटर्स में भी और ओपन वाटर्स में भी रॉयल ब्रिटिश नेवी रोकती, उनके सामान की तलाशी लेती और उनके क्रू मेंबर्स को मजबूर करती कि वो इनके जहाजों पर आकर सर्वेंट्स की तरह काम करें। द आर्ग्यूमेंट वाज कि लैंड भले आपने हमसे ले ली है, बट इन सीज यू आर स्टिल आवर कॉलोनी सिंस यू डोंट हैव अ नेवी। तो ये एक सॉवरेन स्टेट के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था। वॉशिंगटन हैड टू फिक्स दिस एज वेल। फिर द प्रॉब्लम ऑफ रेड इंडियंस, ये भी एक मसला रहा। रेड इंडियंस के साथ आए दिन लड़ाइयां अमेरिकन को करनी पड़ती थी, तो ये भी एक कांस्टेंट प्रॉब्लम मौजूद था। फिर अनदर इशू वाज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। बीइंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट, it was his responsibility to implement constitution in such a way that becomes a model for the coming presidents. The constitution was very brief and it was not easy
to interpret and implement it in a proper way. तो ये कुछ मसाइल थे जॉर्ज वॉशिंगटन के, जो जॉर्ज वॉशिंगटन को देखने पड़े। ठीक है जी। So once he became president, he started to take on these issues one by one. He established Department of State, Secretary of State उन्होंने बनाया थॉमस जेफरसन को। He established Department of Treasury. Department of States means Foreign Ministry. Department of Treasury means Finance Ministry. यहां उन्होंने बनाया Secretary of Treasury अलेक्जेंडर हैमिल्टन को। उसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, डिफेंस मिनिस्ट्री। इसका सेक्रेटरी उन्होंने लगाया हेनरी नॉक्स को। यूं टीम बनाई, कैबिनेट बिल्ड करना शुरू की। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पूरे करने के लिए 1789 में जुडिशियल एक्ट पास किया। जुडिशियल एक्ट एस्टैब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए with 1 chief justice, 5 other judges and 13 federal judges, 1 each for every state, 1 each for every state। 13 रियासतें थी, 13 फेडरल जजेस अपॉइंट किए गए, 1 चीफ जस्टिस, 5 जजेस। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास उस वक्त 6 जज थे, अब 9 जज हैं। 1 चीफ जस्टिस एंड 8 अदर जजेस। पहले चीफ जस्टिस का नाम मिस्टर जॉन जे है। पहले चीफ जस्टिस का नाम मिस्टर जॉन जे है। तो जुडिशियल एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, तीनों एस्टैब्लिश हुए। पहले लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मौजूद था, जुडिशरी मौजूद नहीं थी। तो यूं गवर्नमेंट पूरी हुई, आइन इंप्लीमेंट हुआ और मामलात आगे चलना शुरू हुए। उसके बाद जो अहम काम वॉशिंगटन ने किया वो है हैमिल्टन्स फाइनेंशियल प्लान। ये 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल एक प्लान था, हैमिल्टन्स फाइनेंशियल प्लान टू हैंडल इकोनॉमिक वरीज ऑफ अमेरिका, टू हैंडल इकोनॉमिक वरीज ऑफ अमेरिका। नंबर 1, रेवेन्यू जनरेशन थ्रू टैक्सेशन। उन्होंने कहा जी हम टैक्स लगाएंगे और उसके जरिए रेवेन्यू जनरेशन करेंगे। डिफरेंस ये है बच्चे के जो 13 फेडरल जजेस हैं वो स्टेट्स में, हर स्टेट में एक एक जज बैठा है फेडरल लॉज की इंप्लीमेंटेशन के लिए। दे रिप्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट बट दे आर नॉट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दे रिप्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट, दे रिप्रेजेंट फेडरल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, बट दे आर नॉट सुप्रीम कोर्ट। वफाकी कवानीन की इंप्लीमेंटेशन रियासत में करने के लिए एक एक जज हर रियासत में रखा गया है। सो रेवेन्यू जनरेशन थ्रू टैक्सेशन, आप हमें रेवेन्यू देंगे, टैक्स देंगे, हम आपको रेवेन्यू देंगे और उससे मुल्क आगे चलेगा। टैक्स आप हमें जरूर दें ताकि स्टेट डेट्स टू बी पेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, आपके जो
रियासतों के भी पुराने कर्जे हैं, वो भी वफाकी हुकूमत अदा करेगी। इसलिए टैक्स अदा करने से ना घबराएं। वो जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपका डेट है वो हम अदा करेंगे। नंबर 3, यूनिफॉर्म सिंगल करेंसी ऑल ओवर यूएसए। पूरे अमेरिका में एक ही करेंसी होगी जो फेडरल गवर्नमेंट प्रिंट करेगी और वही इस्तेमाल किए जाएंगे। रियासतें अपनी अलग करेंसी बनाने की मजाज नहीं होंगी, एक ही करेंसी होगी और वो चलेगी। ठीक है जी। 1790। नंबर 4, establishment of National Bank of USA। ब्रिटिश बैंक ऑफ इंग्लैंड की तर्ज पर ब्रिटिश बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में बना था। यह दुनिया का दूसरा सरकारी बैंक था। दुनिया का पहला सरकारी बैंक स्वीडन ने बनाया था। तो इंग्लैंड ने जब बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया तो उसके बाद उनके यहां काफी हद तक फिस्कल डिसिप्लिन आ गया। तो अमेरिका ने भी उसी तर्ज पर एक नेशनल बैंक ऑफ यूएसए बनाने का प्लान किया ताकि फिस्कल डिसिप्लिन भी आ सके और लोग अपने पैसे यहां जमा कर सकें और उस स्टेट के इस्तेमाल में आ सके। तो ये हैमिल्टन फाइनेंशियल प्लान था जो रोल आउट किया गया अमेरिका की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। President also had to face Whiskey Rebellion. The farmers of Pennsylvania refused to pay tax on the corn. Bank of England 1694 में Bank of England established किया गया। The farmers in Pennsylvania refused to pay tax on corn. The president asked Alexander Hamilton, the Treasury Secretary, to raise a militia of 15,000 people and go get that tax from these farmers. लेकिन वो जाने की नौबत नहीं आई, अभी मिलिशिया रेज ही किया जा रहा था। दैट फार्मर्स एग्रीड टू पे टैक्स। द फार्मर्स एग्रीड टू पे टैक्स। सो वॉशिंगटन मेड इट क्लियर दैट नोबडी कैन चैलेंज द स्टेट रिट एंड ही मीन्स बिजनेस। ठीक है। इसके अलावा 1796 में ही पास्ड पब्लिक लैंड्स एक्ट, जिसके जरिए सरकारी जमीनें थ्रो अवे प्राइसेस पर लोगों को दी गई ताकि वो इनको आबाद करें। 1795 ताकि वो इनको आबाद करें और आबाद करके मुल्क की इकोनॉमी में हिस्सा डाल सकें, मुल्क की इकोनॉमी में हिस्सा डाल सकें। इसी तरह रेड इंडियन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया। बैटल ऑफ फॉलन टिम्बर 1794 में, बैटल ऑफ फॉलन टिम्बर 1794, ये वो जंग थी जिसमें फाइनली अमेरिकन्स वर एबल टू सबड्यू द रेड इंडियंस। अमेरिकन्स वर एबल टू सबड्यू द रेड इंडियंस। 2 जर्नैल वॉशिंगटन ने पहले मरवाए, बट फाइनली जनरल एंथनी वेन was able to make Red Indians surrender, और उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ ग्रीनविले हुई 1795, जिसके तहत ओहायो, यूटा, मिसिसिपी के बहुत सारे इलाके रेड इंडियंस से वागुजार कराए गए थे। रेड इंडियंस से
वागुजार कराए गए और अमेरिकन टेरिटरी में शामिल हुए। इसलिए कि रेड इंडियंस वर नॉट रेडी टू गेट इंटीग्रेटेड। दे बिलीव्ड वी आर सन्स ऑफ द सॉइल एंड वी नीड टू आउस्ट दीज सेटलर्स फ्रॉम आवर लैंड। दैट इज द रीजन व्हाई they did not make an effort to get integrated. On the other hand side, the settlers also believed that these people do not deserve to be integrated. ठीक है। पब्लिक लैंड्स एक्ट जी बड़ा सिंपल है। वो ये कहता था कि सरकारी जमीनें तकरीबन मुफ्त लोगों के हवाले की गई ताकि वहां कोई एग्रीकल्चर हो सके और उस एग्रीकल्चर के जरिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, रेवेन्यू भी जनरेट हो और फूड सिक्योरिटी भी आ सके। ये है पब्लिक लैंड्स एक्ट। ठीक है जी। तो ट्रीटी ऑफ ग्रीन वैली हुई। तो ये लोकल साइड पर इंटरनल पॉलिसीज में प्रेसिडेंट वॉशिंगटन वाज अ सक्सेसफुल प्रेसिडेंट। अब उसकी फॉरेन पॉलिसी पर को देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी साइड पे अगर हम देखें तो पहला इम्तिहान ही 1793 में प्रेसिडेंट वॉशिंगटन को देना पड़ा, व्हेन इंग्लैंड एंड फ्रांस लाइक ऑलवेज वेंट टू वॉर एंड फ्रांस आस्क्ड अमेरिका टू हेल्प देम अगेंस्ट इंग्लैंड बिकॉज फ्रांस एंड अमेरिका हैड ए ट्रीटी। फ्रांस एंड अमेरिका had an agreement, a treaty, joint defense treaty, जो मैंने आपको पढ़ाई थी 1778 में। उनका एक बाहमी दिफा का मुआहदा था। 1789 में फ्रांस का इनकलाब आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। किंग लुई द 16th along with his wife and family was executed और मुल्क में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आ जाती है। मुल्क में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आ जाती है। इस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जंग स्टार्ट की इंग्लैंड के साथ और अमेरिका से हेल्प मांगी। प्रेसिडेंट्स कैबिनेट मेंबर्स wanted to help France because there was an agreement and they wanted to honor that. And France had helped them back in the day in their war of independence. So it was time to pay off that debt. But President decided against it. President avoided this war. President thought, one, America did not have good enough navy to face Royal British Navy. Two, America had economic interests with England. And it's a new country, nascent state. It is not advisable for the economic health of the state as well कि इसको जंग में धकेल दिया जाए. So he decided against it and passed proclamation of neutrality. उन्होंने कहा जी हम इस जंग में न्यूट्रल रहेंगे। अप्रैल 1793 में उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी पास किया और अमेरिका को इस जंग से बचाया। अर्न अमेरिका इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ पीस। इसी मसले से एक झैली मसला जन्म लेता है, इसे हम कहते हैं सिटीजन यूने इशू। सिटीजन यूने इशू। ये फ्रेंच एम्बेसडर थे जो अमेरिका भेजे गए थे ये मदद लाने के लिए। ये फ्रेंच एम्बेसडर थे जो अमेरिका भेजे गए थे ये मदद लाने के लिए। तो जब प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी दे दिया तो दिस मैन स्टार्टेड टू मीट द गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स टू रिक्वेस्ट देम फॉर देयर इंडिविजुअल हेल्प, व्हिच वाज ऑब्वियसली अगेंस्ट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जब प्रेसिडेंट को यह पता लगा तो उन्होंने बुलवाया इसे और पूछा इस की रीजन, टू विच ही स्टेटेड दैट इफ ही गोज बैक empty handed, if he goes back
empty handed to France without any help from America. The revolutionary regime, वहां जो revolutionary government है, they will kill me, वो मुझे मार डालेंगे. The presidents gave him the American citizenship there and then. President ने कहा कि तुम्हें वापस जाने की जरूरत ही नहीं है, हम तुम्हें अमेरिकन सिटीजनशिप दे देते हैं, तुम यहीं रहो, अपनी फैमिली भी यहां बुला लो. ठीक. सो दिस इज हाउ दिस इशू वाज रिजॉल्व्ड. इसे कहते हैं सिटीजन यूने इशू. सिटीजन यूने इशू. नेक्स्ट कम्स द 1794 जेज ट्रीटी. 1794 जेज ट्रीटी. जेज ट्रीटी. जेज ट्रीटी क्या थी? प्रेसिडेंट ने जॉन जे को भेजा इंग्लैंड टू आस्क देम टू हैव एन एग्रीमेंट विद अमेरिका टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रेसमेंट. प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रेसमेंट मैं अभी बता के आया हूं आपको. तो उसने अपने चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी लगाई कि वो जाए और इंग्लैंड से ये ट्रीटी करके आए. जॉन जे साल पूरा वहां रहते हैं. साल बाद जब वो वापस आते हैं तो उनके पास एक हाफ बेक्ड ट्रीटी थी. हाफ बेक्ड ट्रीटी से मुराद ये है दैट ही हैड अ ट्रीटी व्हिच स्टेटेड दैट इंग्लैंड शैल नॉट इंटरफेयर इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ यूएसए. ठीक है कि इंग्लैंड जो है अमेरिका के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं 12 नॉटिकल माइल्स जो होते हैं उनको वहां इंग्लैंड कोई इंटरफेरेंस कोई इंप्रेसमेंट कुछ नहीं करेगा. हाउएवर द ट्रीटी वाज साइलेंट about such an action in open waters in high seas. Americans considered that as a disrespect of their Chief Justice cum ambassador and wanted to go to war with England. कि इन्होंने क्यों ये half baked treaty दी. But Washington again decided against it because he did not want to go to war with England that early. So he hurriedly sent that treaty to Senate to get it ratified and make it part of American law. तो इस तरह ये अमेरिकन लॉ का हिस्सा बना. ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रेसमेंट रोकी, फॉरेन पॉलिसी की एक अचीवमेंट हासिल की और पीस भी अपने मुल्क के लिए अचीव किया. Another important thing जो इस टेन्योर में हुई वो है पिंकनीज ट्रीटी. चार्ल्स पिंकनी. पिंकनीज ट्रीटी भी इसको बोलते हैं. इसको ट्रीटी ऑफ सॉन लोरेंजो भी बोलते हैं. ट्रीटी ऑफ सॉन लोरेंजो भी बोलते हैं. जगह के हिसाब से सॉन लोरेंजो नाम होगा, बंदे के लिहाज से पिंकनीज ट्रीटी नाम होगा. ठीक है जी, ये नाम रखा गया. ये ट्रीटी थी अमेरिका और स्पेन के दरमियान. अमेरिका और स्पेन के दरमियान. स्पेन के साथ टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स अमेरिका ने की और मिसिसिपी रिवर का जो एरिया है कुछ और मजीद वो स्पेन से हासिल किया गया इस सॉन लोरेंजो की ट्रीटी के साथ. और यह भी मुआहदा किया गया कि स्पेन जो है वो रेड इंडियंस की सपोर्ट नहीं करेगा इन एनी फ्यूचर इवेंट ऑफ वॉर ऑफ रेड इंडियंस एंड अमेरिका. ठीक है जी. सो फॉरेन पॉलिसी लेवल पे भी प्रेसिडेंट वाज ए सक्सेसफुल प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन. 1797 में इनका सेकेंड टेन्योर खत्म हो रहा था 96 के एंड पे. American people loved him so much that they wanted him to contest for the third time as well as president, but he refused to do so.
एक तो उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी और दूसरा ही बिलीव्ड के जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया है, दैट्स इनफ, मुझे और नहीं करना। टू क्लियर एनी एम्बिग्विटी ही पब्लिश्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स इन न्यूज़पेपर्स। He published his resignation from politics in newspapers. यहां से ये ट्रेडिशन सेट हुआ, लॉ में नहीं था, लॉ में 1940s में आया। यहां से ये ट्रेडिशन सेट हुआ कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज्यादा सर्व नहीं करेगा। तो 1797 से लेकर 1945 तक रफली 250 साल अमेरिकन ने इस ट्रेडिशन को फॉलो किया। इसके पीछे कोई कानून नहीं था। कानून फिर हैरी ट्रूमन ने आकर बनाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए कि प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि एफडीआर 3 टर्म्स कर गए और चौथी टर्म के लिए इलेक्ट भी हो गए थे। तो ट्रेडिशंस को इस तरह उन्होंने फॉलो किया पहले प्रेसिडेंट के। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन पब्लिश किया और रेजिग्नेशन में उन्होंने अमेरिकन को एडवाइसेस दी। 1, टू अवॉइड फैक्शनलिज्म, टुकड़ों में ना बटे, हिस्सों में ना बटे, यूनाइटेड रहे। टू अवॉइड पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातें ना बनाएं, इंटीग्रेटेड रहें, इकट्ठे रहें, सियासी जमातें ना बनाएं। नॉट टू बी पार्ट ऑफ एनी परमानेंट मिलिट्री अलायंस, किसी परमानेंट मिलिट्री अलायंस का हिस्सा ना बने। नॉट टू बी पार्ट ऑफ एनी परमानेंट मिलिट्री अलायंस, किसी परमानेंट मिलिट्री अलायंस का हिस्सा ना बने। तो ये कुछ नसीहतें पहले प्रेसिडेंट ने की और पॉलिटिक्स से वो अलहदा हो गए। बाकी 2 साल उनकी जिंदगी जो रही उन्होंने एक आरामदेह गांव में गुजारी। उनका he died in 1799. Death of President Washington was in 1799. उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट उनके जो हैं वो बने थे जॉन एडम्स। जॉन एडम्स एक ही टेन्योर प्रेसिडेंट रहे। सेवनटीन 1797 to 1801 जॉन एडम्स मैसाचुसेट्स ब्रेनट्री से बिलोंग करते थे। एरिस्टोक्रेट थे। पहले प्रेसिडेंट के 8 साल वाइस प्रेसिडेंट रहे। वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द पोजिशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने अपनी वाइफ को एक लेटर में लिखा था, ऑफ ऑल द ऑफिसेस दैट ऑफ ऑल द यूजलेस ऑफिसेस दैट ह्यूमंस हैव क्रिएटेड, द मोस्ट यूजलेस ऑफ देम ऑल इज द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस। सबसे बेकार ओहदा जो दुनिया में है वो वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा है। So he was nation's first vice president and nation's second president, and he was the first president to reside in White House. इनके टेन्योर में व्हाइट हाउस इनॉग्रेट हुआ। ये पहले सदर हैं जो व्हाइट हाउस में रहे। वॉशिंगटन डीसी नया शहर आबाद किया गया था, कैपिटल ऑफ अमेरिका, जो इनके टेन्योर में इनॉग्रेट हुआ। इनका टेन्योर 4 साल का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। When he came to office, इन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन वाली टीम को ही कैरी किया, which he later on regretted and said that it was his biggest political mistake, which he did. तो ये 4 साल ही सिर्फ सदर रहे, टेन्योर रिपीट नहीं कर सके। इनके दौर में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एस्टैब्लिश हुआ। इन्होंने थोड़ा सा प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश की। एलियंस एंड सेडिशन एक्ट
लाए, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इस कानून के ऊपर कि आप सहाफ़ियों की और अखबारों की जबान बंदी करना चाहते हैं, इसलिए आप सेडिशन एक्ट लाए हैं। एलियंस एक्ट फ्रेंच सिटीजन्स के खिलाफ था, क्योंकि जब प्रेसिडेंट वॉशिंगटन ने फ्रांस का साथ नहीं दिया 1793 में, तो वही इम्प्रेसमेंट की प्रैक्टिस जो ब्रिटिशर्स पहले करते थे वो अब फ्रेंच ने करना शुरू कर दी। तो उनको जरा सबक सिखाने के लिए इन्होंने इस फ्रेंच सिटीजन्स के लिए इमिग्रेशन मुश्किल कर दी और उनके लिए उनको एलियंस डिक्लेयर कर दिया मुल्क के अंदर, जो एक डिप्लोमेटिकली इनकरेक्ट डिसीजन था। However, this is not what he is known for. इनके टेन्योर का सबसे मशहूर वाकया है XYZ अफेयर। XYZ अफेयर 1798 XYZ अफेयर। इन्होंने चार्ल्स पिंकनी ही की सरबराही में एक डेलीगेशन भेजा फ्रांस के इंग्लैंड की तर्ज पर फ्रांस से भी मुआहिदा किया जाए कि वो ये प्रैक्टिस ऑफ इंप्रेसमेंट रोक दे, ये प्रैक्टिस ऑफ इंप्रेसमेंट रोक दे। जैसे जेज ट्रीटी हुई थी वैसे ही एक नई ट्रीटी फ्रांस के साथ भी हो जाए। These three gentlemen, when they reached France, they were received by Mr. X, Y and Z. अब यहां पर कुछ हिस्ट्री बुक्स कहती हैं कि उनके नाम ही उन्होंने ये बताए थे अपने, और कुछ हिस्ट्री बुक्स कहती हैं कि नहीं, नाम उन्होंने सही बताए थे। अमेरिका ने जब इसको वापस आके सेनेट में डिस्कस किया तो नामों की जगह मिस्टर एक्स वाई जी कर दिया। हाउएवर, हिस्ट्री नोज इट एज एक्स वाई जी अफेयर। हिस्ट्री नोज इट एज एक्स वाई जी अफेयर। ठीक है जी, ये है एक्स वाई जी अफेयर। अच्छा, ये इन्होंने जब उन्हें बताया फॉरेन सर्विस के उन ऑफिसर्स को कि हम इसलिए आए हैं कि आप हमें ट्रीटी दीजिए प्रैक्टिस ऑफ इंप्रेसमेंट्स रोकने के लिए, तो दीज जेंटलमैन टोल्ड देम टू पे $250,000 ब्राइब टू दीज जेंटलमैन, हमें दें $2.5 रिश्वत, एंड देन $10 million लोन टू फ्रांस, और $10 million लोन दें फ्रांस को, तो आपको इंप्रेसमेंट्स रोकने की हम ट्रीटी करवा देंगे। तोहफे तहाइफ लेकर जाना होस्ट स्टेट के लिए पुराना ट्रेडिशन है, लेकिन इस तरह रिश्वत मांगने का ट्रेंड नहीं था। उन्होंने जब रिश्वत मांगी और इतनी ज्यादा मांगी, 1798 में $2.5 लाख बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं, तो चार्ल्स पिंकनी ने जो जवाब दिया वो अमेरिकन स्लोगन बन गया बाद में। वो जवाब था, मिलियंस फॉर डिफेंस, नॉट 6 pence टू पे ब्राइब टू फ्रेंच। हमारे पास लाखों डॉलर्स हैं अपने दिफा पर खर्च करने के लिए, लेकिन आपको रिश्वत देने के लिए 6 पैसे भी नहीं। ये डेलीगेशन जब वापस जाता है 1799 में और वहां ये बात सारी बताई जाती है, तो अमेरिकन्स गॉट वेरी एंग्री एंड दे कंसिडर्ड इट एज डिप्लोमेटिक डिजास्टर एंड डिसरिस्पेक्टफुल एंड ऑल दैट, एंड वांटेड प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर वॉर ऑन फ्रांस। The president decided against it. President did not want to go to war due to the above mentioned reasons जो जॉर्ज वॉशिंगटन ने दिए थे। He followed the policy of wait and watch. Americans were not very happy with that. They thought president is not worthy of leading them. He is not worthy of being the commander-in-chief of the armed forces. He is not protecting the American honor. प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी काफी नीचे गई यहां से। हाउएवर, 1799 में रेवोल्यूशनरी रिजीम वाज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। 1799 में ही रेवोल्यूशनरी रिजीम वाज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। ठीक है जी। नेपोलियन
needed money and friends to conquer England. नेपोलियन की के बारे में अगर आप जानते हैं तो नेपोलियन की जिंदगी का एक मकसद था कि इंग्लैंड पर कब्जा करना है, भले वो एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। तो अपने पूरे टेन्योर में वो इन्हीं कामों पे लगा रहा। फॉर दैट ही नीडेड मनी एंड फ्रेंड्स, और वो पैसे उसे अमेरिका से मिल सकते थे। नेपोलियन ने के आने के बाद जॉन एडम्स ने एक और डेलीगेशन भेजा नेपोलियन से मिलने के लिए। नेपोलियन ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जिसको ट्रीटी ऑफ मॉन्टेफॉन्टेन कहते हैं। ट्रीटी ऑफ मॉन्टेफॉन्टेन 1800। ट्रीटी ऑफ मॉन्टेफॉन्टेन 1800। इसमें 3 चीजें डिसाइड हुई। नंबर 1, स्टॉपेज ऑफ इम्प्रेसमेंट्स immediately, forthwith, stoppage of impressments forthwith, foreign impressments को रोका जाए। Number 2, restoration of joint defense pact of 1778। ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट को वापस रिस्टोर कर दिया जाए, जो खत्म हो चुका था, क्योंकि प्रेसिडेंट वॉशिंगटन स्टेटेड कि हमारा मुआहदा बादशाह के साथ था, आपने बादशाह को कत्ल कर दिया, अब हमारा मुआहदा आपसे नहीं है। तो बोनापार्ट नेपोलियन ने कहा कि दोबारा ये कर लें। एंड नंबर 3, ही ऑफर्ड लैंड फॉर सेल। उसे पैसों की जरूरत थी, उसने फ्रेंच टेरिटरी जो अमेरिका में थी वो जो फ्रेंच टेरिटरी अमेरिका में थी वो अमेरिकन को सेल के लिए ऑफर कर दी, जो बाद में लुजियाना परचेज की बुनियाद बनी। तो ये एक बड़ी फेयर डील थी, बड़ी अच्छी डील थी। एंड टाइम जस्टिफाइड के जॉन एडम्स का इंतजार करना जो है वो सही फैसला था। हाउएवर, जब तक ये डेलीगेशन 1801 में अमेरिका वापस पहुंचा, नया इलेक्शन हो चुका था और लोगों ने जॉन एडम्स को रिजेक्ट करके सेकंड टर्म के लिए उन्होंने थॉमस जेफरसन को इलेक्ट कर लिया था। तो इसका पॉलिटिकल फायदा, इस इतनी अच्छी डील का पॉलिटिकल फायदा जेफरसन को हुआ, ऑल्दो ये काम एडम्स का था। सो ही कुड नॉट कंटिन्यू फॉर द सेकंड टर्म। तो ये जो 12 साल हैं 1789 से लेकर 1801 के, जिसमें 2 प्रेसिडेंट आते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन एंड जॉन एडम्स, ये टाइम फ्रेम फेडरलिस्ट इरा कहलाता है। ये टाइम फ्रेम फेडरलिस्ट इरा कहलाता है क्योंकि ये दोनों प्रेसिडेंट फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट थे और थॉमस जेफरसन पहले एंटी फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट थे और थॉमस जेफरसन पहले एंटी फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है जी, तो ये फेडरलिस्ट इरा कहलाएगा ये 12 साल का टेन्योर। तो अगर एग्जामिनर आपसे फेडरलिस्ट इरा के बारे में पूछता है तो आपने पूरे 12 साल बताने हैं। अगर वॉशिंगटन का टेन्योर पूछता है तो वॉशिंगटन बताना है। जॉन एडम्स पर सवाल कभी नहीं आता, XYZ अफेयर पर नोट आ सकता है, XYZ अफेयर